हमने बात की थी मार्क्स के बेस और सुपर स्ट्रक्चर के मॉडल की, उसी को थोड़ा और इलाबोरेट करके अब हम मार्क्स की थ्योरी ऑफ बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर को और डीपली समझेंगे। देखिए, मार्क्स ने क्या बात बोली। मार्क्स ने ये कहा कि भाई द वे पीपल अर्न लिविंग, यानी कि देयर जॉब्स, टूल्स दैट दे यूज, टेक्नोलॉजी दैट दे यूज, रिसोर्सेज दैट दे यूज, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है सोसाइटी के अंदर एक बेस को। और इसको मार्क्स ने क्या बोला था? इकोनॉमिक बेस। पहली बात। और मार्क्स ने बोला कि इस इकोनॉमिक बेस के ऊपर होता है एक सुपर स्ट्रक्चर, जिसमें होता है पॉलिटिक्स, लॉ, रिलीजन, आर्ट, कल्चर, ये सारी चीजें। तो मार्क्स का कहना ये था कि हाउ पीपल वर्क एंड हु कंट्रोल्स रिसोर्सेस डिसाइड्स what kind of government we will have, what kind of values we will have, what kind of ideas we will have in the society। तो जो भी सोसाइटी में लोग काम करते हैं वो कैसे काम करते हैं, किस प्रकार से सोसाइटी में रिसोर्सेज जो हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं, ये जो बेस को डिसाइड करता है एक्सप्लेन करने के लिए सुपर स्ट्रक्चर की गवर्नमेंट क्या होगी, गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी, वैल्यूज क्या होंगी, ये सारी चीजें। अब मार्क्स ने कहा कि भाई अगर एक ऐसा सिनेरियो है, लेट्स से एग्जांपल, कि फ्यू पीपल ओन लैंड, ओन फैक्ट्रीज, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो लॉज होंगे, मीडिया होगी, दे विल सपोर्ट देयर इंटरेस्ट्स। आप चीज को समझ रहे हो? अगर कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में देश की सारी संपत्ति होगी, देश के सारे रिसोर्सेज होंगे, सारी लैंड फैक्ट्रीज उन्हीं के पास होंगी, तो लॉ क्या बनेगा, मीडिया में क्या होगा, किस प्रकार की वैल्यू सोसाइटी में होंगी, किस प्रकार की गवर्नमेंट होगी, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा? वो लोग जिनके हाथ में सोसाइटी के सारे रिसोर्सेज हैं। तो यहाँ पर मार्क्स क्या कहने की कोशिश कर रहा है? वो कह रहा है कि भाई इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं, दे आर जस्ट वन पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे आर द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ लाइफ, बिकॉज दे इवेंचुअली डिसाइड एवरीथिंग। और एवरीथिंग में वो कहता है कि भाई एवरीथिंग मीन्स योर नॉट ओनली पॉलिटिक्स, नॉट ओनली योर सोसाइटी, बट वेरी इंपॉर्टेंटली वो डिसाइड करेंगे आपकी थिंकिंग को भी। वो डिसाइड करेंगे आपके थिंकिंग को भी। तो यहां पर ये चीज को समझने की कोशिश करो कि मार्क्स क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो एक चीज तो जो दिख रही है वो क्लियर है बॉस, कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर है, ये पहली बात मार्क्सिस्ट थ्योरी का कोर है। दूसरा, ये एक स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है। आप ये वर्ड समझ रहे हो? स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन। स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन का मतलब है कि बेस और सुपर स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का।
जिसमें सोसाइटी अलग अलग स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड है और इन्फ्लुएंस कौन कैसे कर रहा है वो एक्सप्लेन किया गया, तो इसको कहते हैं एक स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव। तो बेस सुपर स्ट्रक्चर मॉडल जो है वो एक स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन है कि सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज होगी और कैसे सस्टेन होगी। तीसरा, सबसे बड़ी बात यह है कि भाई इकोनॉमिक बेस जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा सुपर स्ट्रक्चर को। ऑलवेज। अगर बेस सुपर स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करेगा, अगर बेस डिटरमिन करेगा कि कैसा सुपर स्ट्रक्चर होगा, तो यहां पर अगर हम ये बात बोलें कि भाई मार्क्स ने एक डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी दी, तो ये वर्ड अब आप समझ रहे हो। वाई मार्क्स गिव अ डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी। मार्क्स ने डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी इसलिए दी क्योंकि बेस डिटरमिन करता है कि सुपर स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो इसमें हम मार्क्स की सुपर स्ट्रक्चर बेस मॉडल को एक पावरफुल लेवल का, एनालिटिकल लेवल का डिटर्मिनिस्टिक टूल बोलते हैं, जो मटीरियल रियलिटी को एक्सप्लेन करता है। पॉइंट समझ आया, मटीरियल रियलिटी को एक्सप्लेन करता है। पावरफुल एनालिटिकल डिटर्मिनिस्टिक टूल जो रियलिटी, मटीरियल रियलिटी को एक्सप्लेन करता है, पहली बात तो मार्क्स की थ्योरी सिर्फ डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, बल्कि अगर आप अब ध्यान से देखो तो उसकी डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी का एसेंस क्या है। एसेंस का मतलब है कि ड्राइवर क्या है। इकोनॉमी। तो यहां पर ये कहना कि भाई मार्क्स की थ्योरी इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म पे बेस्ड है, तो ये पॉइंट समझ आया। ये शब्द ना किताबों में सिर्फ ऐसे ड्रॉप्ड होते हैं, वहां पे बच्चे को समझ कुछ नहीं आता। टीचर भी ये शब्द किताबों से पढ़ के लिखवा देते हैं नोट्स में बिना समझाए। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, क्योंकि इकोनॉमी ही इन्फ्लुएंस भी कर रही है, डिटर्मिन भी कर रही है, जिसके तहत हम सोसाइटी की मटेरियल रियलिटी को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो स्कॉलर्स का असेसमेंट है ब्रॉड लेवल पर अगर हम देखें, तो स्कॉलर्स ये कहते हैं कि भाई ये बेस प्लस सुपर स्ट्रक्चर मॉडल जो है ये एक बड़ा यूजफुल मॉडल है, जो एक्सप्लेन करता है कि मनी और वर्क सोसाइटी को शेप कैसे करता है। वो अग्री करते हैं इस चीज को लेकर कि मीडिया, एजुकेशन और जो लॉ है उसको डिटरमिन करने वाला इकोनॉमिक बेस ही होता है। आप देखो ना कि आज की डेट में जब से इंडिया में ये कॉरपोरेट क्लास का राइज हुआ है, तब से कॉरपोरेट क्लास ने कॉरपोरेट स्कूल्स बनाने शुरू कर दिए हैं। आप आज देखो, ऑलमोस्ट 50% प्राइवेट स्कूल्स इन इंडिया आर फंडेड बाय द कॉरपोरेट्स, जिनको वो कहते हैं इंटरनेशनल बैकलरेट करिकुलम वाले कॉरपोरेट्स, आईबी स्कूल्स। उन आईबी स्कूल्स में कॉरपोरेट्स क्या कर रहे हैं, एजुकेशन को डिटरमिन कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आपने देखा है कि उधर भी वो बच्चों को चपरासी बना रहे हैं, कॉरपोरेट नौकर, स्लीव्स। लैपटॉप लेकर आओ, लैपटॉप लेके क्लास में बैठो, बिजनेस प्लान बनाओ, पीपीटी बनाओ, प्रेजेंटेशन करो। लिखना कलम से सिखाया नहीं जाता, हैंडराइटिंग इतनी गंदी कि बच्चे की शक्ल से भी बदसूरत उसकी हैंडराइटिंग। लेकिन आप ये देखो कि किस तरीके से ये इंटरनेशनल बैकलरेट स्कूल्स का जो करिकुलम है ये पिछले 10 से 15 सालों में इंडिया में सडनली सो पॉपुलर हो गया है कि अब हर पेरेंट को एक फोमो इफेक्ट हो जाता है कि अगर मेरा बच्चा जो है आईबी स्कूल में नहीं पढ़ा तो शायद पिछड़ा रह जाएगा। अच्छा, इनकी जस्टिफिकेशन भी है। आईबी स्कूल जो है वो थिंकिंग को कल्टीवेट करते हैं। यार हम तो आईबी स्कूल में नहीं पढ़े, तो क्या हमारी थिंकिंग नहीं है? हम क्या मतलब जाहिल के बच्चे हैं यहाँ पे? भाई थिंकिंग कोई भी स्कूल कल्टीवेट कर सकता है, उसके लिए आईबी स्कूल में जाकर थिंकिंग कल्टीवेट करने का कोई रैशनल या लॉजिक नहीं है। थिंकिंग कल्टीवेट होगी या नहीं होगी ये टीचर पर डिपेंड करता है, स्कूल के।
हाँ, हमारे स्कूल के टीचर में ये जरूर था कि भाई वहां पर थिंकिंग कल्टीवेट करने के लिए उतना पुश नहीं होता था। बट आप ये कह दो कि एक स्पेसिफिक करिकुलम ही है, वो एक जस्टिफिकेशन है, आप इसको कवर अप कर रहे हो इकोनॉमिक बेस के डिटर्मिनेशन को, जो बेसिकली यहाँ पर एजुकेशन को डिटर्मिन कर रहा है। ये पॉइंट को समझने की आवश्यकता है। बट यहाँ पर कुछ ऐसे स्कॉलर्स भी हैं जिनका मानना ये है कि भाई मार्क्स ने जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, कि ओवर इम्पोर्टेंस दे दिया है उसने इकोनॉमिक्स को। तो वो कहते हैं कि भाई देखो, कई बार जो है सोसाइटी में जो रेवोल्यूशंस आते हैं, हर रेवोल्यूशन के पीछे यार इकोनॉमिक्स नहीं होता। कई बार पॉवर्टी, हंगर, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ये भी फैक्टर्स होते हैं जो कि बियॉन्ड सिंपल प्लेन मींस ऑफ प्रोडक्शन, कंट्रोल, ओनरशिप को लेकर हैं, जो आज की डेट में इन्फ्लुएंशियल हैं, कम से कम सोसाइटी के अंदर, जब हम बात करते हैं कि रेवोल्यूशन होगा। जेंजी प्रोटेस्ट जो नेपाल में हुआ, उस प्रोटेस्ट में आप देखो कि किसी भी तरीके से कोई वहां पर इकोनॉमिक क्लास डिफरेंसेस के ऊपर चर्चा नहीं थी। चर्चा ये थी कि भाई हमारे देश का फ्यूचर और विजन क्या है। डायरेक्शनलेस सोसाइटी चल रही है, करप्शन से भरी हुई सोसाइटी चल रही है, हर लेवल पर करप्शन हो रहा है। तो ये चीज थी वहां पर। अब आप देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है लुई अल्थूजर। लुई अल्थूजर ये कहते हैं कि भाई हमें सोसाइटी में कुछ ना कुछ लेवल पर सिर्फ बेस और सुपर स्ट्रक्चर देखने के बजाय आइडियोलॉजी को भी देखना चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं कि देखो सोसाइटी में क्या होता है कि जो स्टेट है ना, वो आइडियोलॉजी के तहत एक एपरेटस क्रिएट करता है, और उस एपरेटस से यानी कि एक मशीनरी के तहत वो सोसाइटी में कंट्रोल लाता है। तो कंट्रोल इज नॉट प्योरली इकोनॉमिक इन नेचर। कंट्रोल फॉर लुई अल्थूजर ऑल्सो इज what he calls as the ideological state apparatus। आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus, क्योंकि हर एक स्टेट के अंदर एक ऐसी आइडियोलॉजी होती है जिस आइडियोलॉजी के तहत ये इंश्योर किया जाता है कि वो स्टेट एक apparatus को क्रिएट करके उस आइडियोलॉजी के थ्रू कंट्रोल करे। समथिंग वेरी सिमिलर टू व्हाट ग्राम्सकी, जो मैंने आपको पिछले 2-3 बार बारे में ये बताया है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि इसी कॉन्टेक्स्ट में पेरी एंडरसन कहते हैं कि मार्क्स जो है उसने एक बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन क्रिएट कर दी है, जिसमें उसने सब कुछ जो है एट्रीब्यूट कर दिया सिर्फ इकोनॉमिक बेस को लेके। अब पेरी एंडरसन के इस पॉइंट से ये नहीं समझ आता कि वो मार्क्स की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं या उसका समर्थन कर रहे हैं। बट वो ये जरूर कह रहे हैं कि एक बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड सा एक्सप्लेनेशन दे दिया है उसने, जिसके तहत हर चीज को एट्रीब्यूट कर दिया इकोनॉमिक बेस को लेके। बट इसके बियॉन्ड एंडरसन ने कोई एक्सप्लेनेशन ऑफर नहीं करा। लेकिन यहाँ पर स्टुअर्ट हॉल अलग बात बोलते हैं। स्टुअर्ट हॉल ये कहते हैं कि देखो मार्क्स ने प्रॉब्लम क्या है कि इकोनॉमी को यूज करने के चक्कर में कल्चर का रोल जो है वो बेसिकली निग्लेक्ट कर दिया। तो वो कहते हैं कि किसी भी सोसाइटी में अगर कोई भी रेवोल्यूशन होगा या चेंज होगा ना, उस रेवोल्यूशन और चेंज में कल्चर का भी एक बहुत बड़ा रोल है। और जब तक आप उस सोसाइटी के अंदर उसके कल्चर को नहीं समझोगे और पढ़ोगे, तब तक आप उस सोसाइटी को अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे कि वो रेवोल्यूशन कैसे और क्यों हो रहा है। ये चीज उन्होंने बोलने की कोशिश करी। अब देखो, रेमंड विलियमसन जो है, उन्होंने ये बोला कि भाई मार्क्स की जो ये थ्योरी है, ये बड़ी फ्लूइडिक थ्योरी है, क्योंकि इसमें मल्टीपल इंटरैक्शंस हैं।
मल्टीपल इंटरेक्शंस हैं कि भाई बेस का रिएक्शन क्या होगा, कॉन्शियसनेस शेप कैसे होगी। तो उन्होंने कहा कि बस ये जो मार्क्स की थ्योरी है ये फ्लूइडिक इसलिए भी है क्योंकि ये इट इज नॉट मैकेनिकल। जैसे हमने, आपको याद होगा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में इनपुट आउटपुट मॉडल पढ़ा था, कुछ इनपुट होगा फिर बाकी आउटपुट होगा, ये वैसा नहीं है। तो यहाँ पर मल्टीपल इंटरैक्शंस हैं जिसको मार्क्स एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि एक लूप के तहत चीजें, पहली बात तो यहाँ पर काम की जाएंगी। तो मार्क्स का मॉडल इस कॉन्टेक्स्ट में एक इकोनॉमिकली, सिर्फ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म को एक्सप्लेन करते करते एक मैकेनिकल मॉडल नहीं है, बल्कि ये एक्सप्लेन करता है कि अगर एक बेस है, बेस इन्फ्लुएंस कर रहा है सुपर स्ट्रक्चर को, तो उसमें पूरी सोसाइटी की कॉन्शियसनेस कैसे शेप हो रही है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो पॉल बुरकेट हैं, जॉन बेलामी फॉस्टर हैं, ये दोनों कहते हैं कि भाई मार्क्स जो है वो केवल एक हिस्टोरियन या इकोनॉमिस्ट ही नहीं था, बल्कि वो कहते हैं कि मार्क्स वाज आल्सो द फर्स्ट इकोलॉजिस्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये थीम अभी तक पूछी नहीं है यूपीएससी ने कभी। क्यों कहते हैं वो? क्योंकि वो कहते हैं कि देखो मार्क्स जो है ही वार्नड ऑफ, उसने एक वार्निंग दी थी ऑफ मेटाबॉलिक रिफ्ट, जो कि क्रिएट होती है कैपिटलिस्ट्स और ह्यूमंस के बीच में। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो इस नज़रिए से होती है कि जब आप बेसिकली लेट से एग्रीकल्चर कर रहे हो, एग्रीकल्चर आप कैपिटलिज्म के बेसिस पे कर रहे हो, तो कैपिटलिज्म के बेसिस से एग्रीकल्चर में क्या होगा कि ना तो आप न्यूट्रिशनल आउटकम पे फोकस कर पाओगे, और ना ही आप उस समय इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जब आप एग्रीकल्चर को कैपिटलिज्म के नज़रिए से कर रहे हो तो उस समय आपका फोकस क्या है? आपका फोकस केवल एक चीज़ है कि हमें प्रॉफिट ड्रिवन एग्रीकल्चर चाहिए। इस रीजन से जॉन बेलामी फॉस्टर जो है वो ये कहते हैं कि भाई कैपिटलिज्म जो है उसने नेचर को कमोडिफाई कर दिया है, जिसकी वजह से अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो गया है। एंड दिस एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्क्सिस्ट इकोलॉजी। क्योंकि मार्क्सिस्ट इकोलॉजी क्या है? वो सिर्फ कोई पोल्यूशन के बारे में चर्चा नहीं कर रही है, वो यहाँ पर सिर्फ आज की डेट में किसी तरीके से क्लाइमेट चेंज के बारे में चर्चा नहीं कर रही है, बल्कि मार्क्सिस्ट इकोलॉजी एक फंडामेंटल इशू के बारे में चर्चा कर रही है, विच इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट एक्यूमुलेशन। तो वो कहते हैं कि भाई मार्क्स की जो थ्योरी है इट इज नॉट ओनली अ थ्योरी ऑफ लेबर, बल्कि मार्क्स की थ्योरी जो है इट इज अ थ्योरी ऑफ प्लानिटरी सर्वाइवल। तो बेसिकली है क्या? देखो मार्क्स ने तो कोई इकोलॉजी की चर्चा नहीं की थी, और मार्क्स के इस आइडिया को जब इन्होंने इकोलॉजी में इंपोर्ट किया तो जो थ्योरी का आउटकम निकला इन्होंने वो चीज़ बताई। और इन्होंने बोला कि देखो थ्योरी का आउटकम ये है कि हम अगर मार्क्स की थ्योरी को सिर्फ ये कहते हैं कि वो थ्योरी ऑफ लेबर है, तो यहाँ पर वो लेबर नहीं है, वो इनफाइनाइट अक्यूमुलेशन है जो आज पूरे इन्वायरमेंट का डिबेट का कोर है। तो ये थ्योरी है, थ्योरी ऑफ प्लानिटरी सर्वाइवल। ये चीज़ के नज़रिए से हमें देखना चाहिए मार्क्स को। तो ये एक बड़ा फ्रेश पर्सपेक्टिव है, और जैसा मैंने कहा कि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, कभी भी आ सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।